वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2019 से, और क्वेश्चन का टाइटल है कोल लिमिटेड। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन 1 जनवरी 2019, यानी 6 मंथ पहले ईयर एंड से। CL acquired a machine on lease from a bank. Fair value of machine on acquisition was rupees 70 million. CL incurred initial direct cost of rupees 5 million and it received lease incentive of rupees 2 million. तो 5 मिलियन की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लग रही हैं और 2 मिलियन का आपको लीज इंसेंटिव मिल रहा है। द टर्म्स एग्रीड विद द बैंक आर एज फॉलोज। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली है। तो हम देख लेंगे कि क्या हमारा लीज टर्म एक्सटेंड हो सकती है या ऑनरशिप ट्रांसफ़र होनी है, तो उसकी क्या पोजीशन है। इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 17 मिलियन इज़ टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी। द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज़ 15.096% पर एनम। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हमें सिर्फ 6 मंथ की अभी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक 6 मंथ का टाइम बनता है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म CL हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन एट इट्स एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 25 मिलियन. इट इज़ नॉट रीजनेबली सर्टन दैट CL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो CL जब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि हम लीज टर्म की एक्सटेंशन या ऑनरशिप का ट्रांसफ़र एज्यूम नहीं करेंगे और हम 4 ईयर्स को फोकस करेंगे for depreciation as well as for calculation. Requirement ये है कि prepare extracts from CL statement of financial position and related notes to the financial statement for the year ended 30 June 2019 along with comparative figures for the above. अब ये जो हम पार्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड कोई comparative figures नहीं होंगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर ही हुई है 1 जनवरी को। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन है 2 पार्ट्स, हमने दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। सेकंड पार्ट IAS 8 से रिलेट करता है और उसमें जो है कंपैरेटिव फिगर्स जो हैं वो शो होनी है, तो इस पार्ट के अंदर कंपैरेटिव फिगर शो नहीं होंगे। सो इस क्वेश्चन को करने की जो हमारी अप्रोच होगी, हम CL को पहले अगर देखते हैं तो इट्स अ लेसी। हमें इसके लिए जो है लीज़ लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है, उसका फिर शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा पेमेंट का। उसमें जिस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ इंटरेस्ट अभी 6 मंथ का लेना है। हमें राइट ऑफ यूज़ एसेट को कैलकुलेट करना होगा, उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा, और क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं तो हमें 1 साल आगे तक की भी कैलकुलेशन करनी होगी, ताकि हम जो अमाउंट्स हैं उनको एज अ करंट एंड नॉन करंट आइडेंटिफाई कर सकें। सो ये फैक्टर्स हम फॉलो कर रहे होंगे और इसकी बेस पर पहले हम वर्किंग की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम लीज लाइबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो वी नीड एन्यूटी फैक्टर, और क्योंकि पेमेंट्स इन एडवांस हैं और 4 ईयर्स की लीज टर्म है तो 4 ईयर्स का एन्यूटी ड्यू फैक्टर हमें चाहिए होगा। रेट 15.096% है, तो हम इसका एन्यूटी फैक्टर ड्यू फैक्टर ले लेंगे एंड दैट वुड बी 3.2796। नाउ इट इज़ क्वाइट सिंपल कि हम इसकी जो है लीज पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि जो बारगेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है, कोई गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू वगैरह भी नहीं है, तो सिंपली रेंटल्स हैं और जो है ना 4 रेंटल्स हैं, तो उनको हमने एन्यूटी ड्यू फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो सिंपली PV कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 मिलियन इंटू द फैक्टर दैट वी कैलकुलेटेड अबव, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट या लीज लाइबिलिटी की जो इनिशियल अमाउंट है वो आ जाती है, दैट इज़ 55.75 मिलियन। और इसी की बेस पर हमें शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल में हम 6 मंथ वाइज इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि जो लीज का ईयर है जनवरी टू दिसंबर है और हमारा जो ईयर है वो जुलाई टू जून है, तो 6 मंथ का बीच में ब्रेक भी आएगा। फर्स्ट पेमेंट 1 जनवरी 2019 को है, स्टार्ट ऑफ द लीज पे। ओपनिंग बैलेंस जैसे हमने कैलकुलेट किया 55.75, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। पेमेंट 17 मिलियन की फर्स्ट पेमेंट एडवांस में हो जाएगी, जिसके बाद हमारा बैलेंस बच जाएगा 38.75। इस पर पूरे साल के बजाय अभी 6 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे,
2.92, जिसके बाद हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बन जाना चाहिए दैट इज़ 41.67। अगले 6 मंथ का इंटरेस्ट सेम लेंगे, 41.67 पे नहीं लेंगे, 38.75 पे लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो 6 मंथ का हमने अलग ले लिया और नेक्स्ट 6 मंथ का उससे सेपरेट लिख लिया। और नेक्स्ट 6 मंथ के इंटरेस्ट के बाद दिसंबर में जो हमारा कंप्लीट जो 1 ईयर ऑफ लीज शेड्यूल बन जाएगा, उसमें हमारे पास वैल्यू 44.60 आ जाएगी। और एक साल आगे तक चले जाते हैं ताकि हम करंट एंड नॉन करंट बैलेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकें अपने नोट्स के लिए। तो नेक्स्ट पेमेंट जब होगी तो ये 44.60 लिया, पूरे लीज के शेड्यूल के हिसाब से ये वैल्यू है। और हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से भी क्योंकि 6 मंथ हुए तो हम 41.67 तक जा सकते हैं। तो एक्चुअल जो फिगर्स हैं हमारी वो क्लोजिंग बैलेंस की लीज के हिसाब से 44.60 है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्योंकि अभी 6 मंथ रहते हैं तो वो 41.67 है। 17 मिलियन की और पेमेंट जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो हमारा नेट बैलेंस 27.60 हो जाएगा, जो कि हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम राइट ऑफ यूज एसेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट में अमाउंट ऑलरेडी पेड लेस इंसेंटिव को हमने लेना होता है। तो 17 मिलियन की हम अमाउंट ऑलरेडी पे कर रहे हैं स्टार्ट में, और 2 मिलियन का इंसेंटिव जो है वो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। सो वी गेट 15 मिलियन। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है, अगर तो ये कहा हुआ होता है कि लेसर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को रीइंबर्स कर रहा है तो आप इस 5 में से लेस कर देते। इसको सेपरेटली भी कैलकुलेशन में लेस कर सकते हैं, जो 2 मिलियन हमने लेस किए हैं, और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वाले पोर्शन में से भी लेस कर सकते हैं अगर रीइंबर्समेंट हो। फिर लीज लाइबिलिटी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्स्ट पेमेंट के अलावा, तो वैसे तो हमारी लीज लाइबिलिटी टोटल 55.75 थी, लेकिन 17 की पेमेंट क्योंकि हम सेपरेट कंसीडर करते हैं राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर, तो फिर जो हमारा नेट बैलेंस फर्स्ट पेमेंट के बाद बच जाता है दैट इज़ 38.75। तो वो हम इनिशियल लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। दैट गिव्स अस टोटल, क्योंकि राइट ऑफ यूज एसेट में 4 अमाउंट्स होती हैं, फोर्थ अमाउंट डीकमिशनिंग लाइबिलिटी की इनिशियल एस्टिमेट की होती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट की इनिशियल रिकग्निशन अमाउंट आ जाएगी दैट इज़ 58.75। अब हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है दैट इज़ ओवर 4 ईयर्स एंड 6 मंथ। तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनेगी 7.34, एंड नेट राइट ऑफ यूज एसेट ईयर एंड पर हमारा शो होगा 51.41 पे। तो हमने दो अमाउंट्स 55.75 की और इनिशियल लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेट की मेन, और फिर उसका शेड्यूल बना लिया, और राइट ऑफ यूज एसेट 51.41 पे कैलकुलेट कर लिया आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब हम रिलेटेड जो है एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन और नोट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनको फॉलो करते हैं। आंसर कोल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एज एट 30 जून 2019। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट है, और राइट ऑफ यूज एसेट हमने कैलकुलेट किया है अभी 51.41। देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें हम लीज लाइबिलिटी को शो करेंगे, और लीज लाइबिलिटी में जो नॉन करंट बैलेंस है दैट इज़ 27.60, जो नेक्स्ट ईयर में हमारा नेट बैलेंस होता है पेमेंट इन एडवांस में, दैट इज़ आर नॉन करंट बैलेंस। फिर इसी तरीके से हमें करंट लाइबिलिटीज़ में भी लीज लाइबिलिटी का पोर्शन शो करना है, एंड नाउ दैट वुड बी डिफरेंस बिटवीन आर क्लोजिंग बैलेंस एंड नॉन करंट। तो टोटल में से जब हम नॉन करंट माइनस कर देंगे तो वी गेट द करंट बैलेंस। नेक्स्ट हम लेसी के नोट्स अगर बनाएं तो लेसी के नोट्स में सिर्फ जो क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर है उसमें सिर्फ हमें मैच्योरिटी एनालिसिस
डेवलप करना होता है। और ईयर वाइज बैंड बना लेते हैं आप। वैसे जो है इसमें लेसी के लिए तो ऑप्शन है कि वो 2 to 5 ईयर्स वाला बैंड भी यूज़ कर सकता है, तो लेकिन अगर ईयर वाइज बैंड दे देते हैं तो दैट वुड बी सिंपलर। तो 4 साल की लीज है, 1 साल गुजर चुका है, 3 साल और बाकी हैं, तो अप टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर एंड 2 to 3 ईयर्स। और 17 मिलियन की पेमेंट्स हैं सारी, इनका हम टोटल कर लेंगे, दैट वुड बी 51 मिलियन। तो अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स को शो करना होता है आपने IFRS 16 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये हमारे नोट्स बन जाएंगे। सो द आंसर इज़ कि आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंड नोट्स के, एंड दैट हैज़ बीन कवर्ड। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट में। क्वेश्चन का टाइटल है डिटोल लिमिटेड एंड लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड, और ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन 2021 स्प्रिंग के अटेम्प्ट में एग्जामिन हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 जनवरी 2020 डिटोल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड। तो जो लेसी है वो है डिटोल लिमिटेड और लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड जो है वो लेसर है, फॉर 3 years। The first annual installment amounting to rupees 35 million was paid on 1st January 2020. And all subsequent annual installments are payable on 1st January subject to increase of 10% each year. DL incurred initial direct cost of rupees 5 million, यानी ये लेसी ने लगाई, as an incentive to DL for entering into the lease LLL रीइंबर्स रुपीज 2 मिलियन, यानी लेसर ने 2 मिलियन उसमें से इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के पे किए। तो इनफैक्ट आप देखें तो लेसी की तरफ से 5 में से 2 मिलियन को उसको रीइंबर्स हो गया, तो उसकी कॉस्ट जस्ट जो है वो 3 मिलियन की लगी। LLL has incorporated an implicit rate of 11% per annum which is not known to DL, यानी लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम नहीं है। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन, आउट ऑफ विच DL हैज गारंटीड रुपीज 20 मिलियन। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है कि 30 मिलियन होगी और गारंटी आपने 20 मिलियन की दी हुई है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेसी के लिए जो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है दैट वुड बी कंसीडर्ड एट निल, क्योंकि जो अमाउंट गारंटी की हुई है उससे ज्यादा की रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो इनफैक्ट उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लेसर के परस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो 30 मिलियन टोटल रेजिडुअल वैल्यू है, जिसमें से 20 मिलियन गारंटीड है और रिमेनिंग 10 मिलियन अनगारंटीड है। DL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 4 million at the end of lease term, जो कि 3 साल है। Discount rate of 12% may be assumed wherever required but not given। तो क्योंकि लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नहीं मालूम, तो फिर उन्हें यूज करना पड़ेगा अपना लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, जो कि फिर हम एज्यूम करेंगे 12%। और इसके अलावा डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए भी हम 12% का डिस्काउंट रेट यूज कर रहे होंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यह है कि प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम DL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। तो लेसी के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। और फिर बी पॉइंट है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट ए prepare note for inclusion in the financial statement of Lifebuoy Leasing Limited for the year ended 31st December 2020। तो फिर लेसर के लिए बनाना है, और लेसर के लिए क्या बनाना है, नोट बनाना है सेम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो स्टेप वाइज हम चलते हैं और पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं और लेसी के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि चीजें हमें क्या बनानी है। तो सबसे पहले हम आंसर लिख लेते हैं पार्ट ए का, और लेसी का नाम है डिटॉल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 बना रहे हैं। तो इसमें हमारा डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा। उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं एज एट 31 दिसंबर 2020। तो इसमें हमारा राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी वगैरह आएगी, और क्योंकि डीकमीशनिंग होनी है तो वो भी रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करने के लिए हमें वर्किंग बनानी है, लेकिन हम फर्स्ट हेडिंग बना लेते हैं नॉन करंट एसेट्स।
नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिटरमिन करनी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो व्हाट वी नीड के हम एक शेड्यूल बना लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट की डेट, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर लेक्सी के लिए 12% यूज करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज उसको नोन नहीं है, और कैश फ्लो और डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में जिस तरह बताया हुआ है कि टोटल 3 है। इंस्टॉलमेंट की डेट देख लेते हैं। तो फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हुई है 1 जनवरी 2020 को, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे होनी है 1 जनवरी को ही, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 35 की है और उसके बाद 10% का इंक्रीज होना है। 1 जनवरी 2020 को, फिर 1 जनवरी 2021 को, और फिर 1 जनवरी 2022 को पहली इंस्टॉलमेंट 35 मिलियन की। इसमें 10% ऐड कर देंगे तो 38.5 मिलियन, और 38.5 मिलियन का 10% लेकर ऐड कर देंगे तो 42.35 मिलियन। 12% पे जो स्टार्ट में पेमेंट हो गई उसका तो जो आपका फैक्टर है वो 0 ईयर्स आएगा क्योंकि वो सेम टाइम पर हो गई है, तो पीवी फैक्टर बेसिकली इसका 1 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। फिर 1 साल के बाद पेमेंट होनी है और फिर 2 साल के बाद पेमेंट होनी है। तो कैश फ्लो और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और उसका हम टोटल कर लेंगे, दैट इज 103.14। जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ गई तो इसकी बेस पर हम लीज शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें पेमेंट इन एडवांस होनी है। लीज शेड्यूल बना लेते हैं। सो पेमेंट डेट, ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट, क्योंकि पेमेंट पहले हो रही है, फिर नेट बैलेंस आएगा, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट पेमेंट हमारी हो रही है 1 जनवरी 2020 को। टोटल जो ये हमने बैलेंस कैलकुलेट किया 103.14 का, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पेमेंट हो रही है फर्स्ट 35 की। नेट बैलेंस हमारे पास इस पेमेंट के बाद आ जाएगा 68.14। इसमें हम 12% इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट वुड बी 8.18, 12% ऑफ दिस नेट बैलेंस। इंटरेस्ट इंक्लूड करके हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 76.31। वैसे तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमें करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन भी शो करनी होती है तो हम 1 साल आगे तक की कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट पेमेंट जो है हमारी, उसमें ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट हमारी जो है वो 38.50 की है, और जो उसके बाद हमारा बैलेंस बच जाएगा दैट वुड बी 37.81, यानी दिस अमाउंट माइनस पेमेंट हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा। अब जब आपके पास लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन हो जाती है तो नेक्स्ट इशू होता है, आपने कैलकुलेट करना है राइट ऑफ यूज एसेट को। तो राइट ऑफ यूज एसेट जो हमारा कैलकुलेट होगा, इसकी वर्किंग बनाएंगे। अब सबसे पहले हम लीज लाइबिलिटी ले लेंगे, टोटल ले लेंगे, इंक्लूडिंग जो अमाउंट हमारी ऑलरेडी पेड है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दैट वुड बी 103.14 एग्जैक्टली, ये जहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था। एक तरीकेकार ये भी है कि आप 35 की अमाउंट अलग ले लें और 68.14 की अमाउंट अलग ले लें, तो ऐसा भी कर सकते हैं और ये कंबाइन भी ले सकते हैं। इसके बाद इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ले लेंगे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में हमें बताई हुई है कि 5 मिलियन है, लेकिन उसमें से 2 मिलियन की लेसर से रीइंबर्समेंट हो जानी है। तो एक्चुअली जो कॉस्ट होगी वो आपकी जस्ट 3 मिलियन होगी। तो आप इसे नेट करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग, जैसे यहां पर हमने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट में जो फर्दर इंक्लूड होना है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लीज लाइबिलिटी, अमाउंट ऑलरेडी पेड के बाद, वो है डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है 4 मिलियन की। तो 4 मिलियन की अमाउंट लगनी है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म जो है वो 3 साल है, तो 3 ईयर्स के बाद की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 मिलियन 12% के रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू वुड बी 2.85, और इस तरह से हमारे पास जो राइट ऑफ यूज एसेट इनिशियली रिकॉर्ड होना चाहिए दैट शुड बी 108.98। इसमें से हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 ईयर्स की लीज टर्म है जिस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि ऑनरशिप के ट्रांसफर का तो कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो 3 ईयर्स की बेस पर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, दैट वुड बी 36.33, और हमारे पास जो नेट एसेट है वो शो होगा 72.66 का, कॉस्ट में से, राइट ऑफ यूज एसेट की इनिशियल वैल्यू में से हम जब डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो जब ये फिगर्स हमारे पास आ गई तो अब हम स्टेप वाइज चलते हैं और अपने एक्सट्रैक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो कि हमने ये कैलकुलेट कर ली है 36.33। नेक्स्ट हमें जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है लीज लाइबिलिटी का, उस पर हमने वर्किंग 1 बनाई हुई है। तो दैट एक्सपेंसेस 8.18, जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है टेबल में, शेड्यूल में। इसके बाद डीकमीशनिंग की जो प्रोविजन है उसका जो चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू होगा IAS 37 के मुताबिक, उसकी भी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, फाइनेंस कॉस्ट लेनी है। तो इस पर हम देख लेते हैं कि हमारी जो डीकमीशनिंग कॉस्ट थी वो 2.85 की थी, और 12% का रेट ही उसके लिए यूज़ किया गया है। तो 1 साल गुजर गया है तो 1 साल का इंटरेस्ट ले लेते हैं, 2.85 इंटू 12%, दैट वुड बी 0.34। इसके बाद नॉन करंट एसेट की तरफ आते हैं, तो हमें राइट ऑफ यूज एसेट लिखना है, जो कि हमने वर्किंग 2 में बनाया हुआ है, और आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 72.66। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो हमें लीज लाइबिलिटी को शो करना है, और सिमिलरली हमें लीज लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटीज में भी शो करना है, जो विद इन 1 ईयर पे होना है। तो जो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होनी है, क्योंकि हम इस टाइम पर 2020 के एंड पर हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जो पेमेंट होनी है वो हमारी जो है करंट लाइबिलिटी होगी, और उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। तो ये दो अमाउंट्स हैं, करंट में 38.5 की पेमेंट होनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो नॉन करंट में शो होगा, तो ये हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें डीकमीशनिंग की प्रोविजन जो है उसको शो करना है, इसे प्रोविजन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये शो होगी इनिशियल अमाउंट जो हमारी 2.85 की थी, प्लस जो हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया 0.34 का, इनको ऐड कर लेते हैं 3.19। तो ये जो क्वेश्चन का पार्ट ए था उसकी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, जो कि कंप्लीट हो गए। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने नोट बनाना है और लेसर के लिए बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो लेसर के लिए सेम डाटा हमने यूज़ करना है। जो यहाँ पर मेन फोकस है ये है कि लेसी के लिए तो हमने रेजिडुअल वैल्यू गारंटी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था कि उनको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लेसर के लिए जो है हमें जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लेनी है उसमें 20 मिलियन की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, और टोटल रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि 30 है तो 20 निकाल कर बाकी जो बचेगा वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होगा एज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये इम्पैक्ट है जिसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। प्लस इसमें जो रेट है वो हमें नोन है
इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दैट इज 11%। तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। लेसर का नाम है लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। और हमें जो डिस्क्लोजर नोट बनाना है उसमें एक तो हमें बनाना होता है मैच्योरिटी एनालिसिस, दूसरा हमें बनाना होता है रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन बना लेते हैं। और तीसरा ये कि जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है उसका करंट और नॉन करंट के साथ क्योंकि हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं तो वो फिगर भी हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये एक्सप्लिसिटली तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी ये फिगर लेकर जानी होती हैं तो उसके लिए हम इसको भी मेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली मैच्योरिटी एनालिसिस, रिकंसिलेशन और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब यहाँ पर हम चलते हैं और सबसे पहले अपनी वर्किंग्स बनाते हैं और शेड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। सो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का हम शेड्यूल बना लेंगे। ये काफ़ी हद तक जैसा हमने पार्ट ए में बनाया था शेड्यूल प्रेजेंट वैल्यू के लिए वैसे ही बनेगा, लेकिन हमें दोबारा प्रेजेंट वैल्यू लेनी है क्योंकि यहाँ पे गारंटीड और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एडिशनल ऐड हो जाएगी और रेट भी 12% के बजाय 11% होगा जो कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। सो इंस्टॉलमेंट जो है हमारी वो आएंगी, उसके बाद हमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू चाहिए और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू चाहिए। इंस्टॉलमेंट की डेट्स भी 1 जनवरी की जो हैं और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ईयर एंड पर ही ली जाएगी जब लीज टर्म एंड होगी 2020, 2021 एंड 2022 का एंड। कैश फ्लो अगर हम देखें तो जैसे हमने पार्ट ए में लिया था यही फिगर्स लेंगे। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 20 की है और अनगारंटीड जो है वो 10 की है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज अगर आप इसे कंबाइन भी लेना चाहें तो ठीक है, लेकिन इन्हें सेपरेट रखना इसलिए ज़रूरी है कि अनगारंटीड को जो डिस्क्लोज सेपरेटली किया जाता है। पीवी फैक्टर हम 11% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्टार्ट में एडवांस में पेमेंट हुई है टाइम 0 पर, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, और ये जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का इम्पैक्ट है ये तो 3 साल बाद आएगा। तो इनके लिए रेलिवेंट पीवी फैक्टर ले लेंगे। कैश फ्लो और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी 35, 34.68, 34.37, 14.62 और 7.31। तो 125.99 हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू बनती है और इसी बेस पर हमें लीज का शेड्यूल बनाना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट ही चेंज हो गई है इसलिए हमारा जो लीज शेड्यूल है वो भी डिफरेंट बनेगा। हम सेम शेड्यूल लेसी और लेसर के लिए यूज नहीं कर सकते इन दिस सिचुएशन। तो वंस अगेन फर्स्ट पेमेंट 1 जनवरी 2020 को हो रही है। ओपनिंग बैलेंस हम यहां से लेंगे 125.99, पेमेंट 35 की है पहली जो रिसीव होगी, उसके बाद बैलेंस रह जाएगा 90.99 का। उस पर हमें इंटरेस्ट इनकम होगी 11% के हिसाब से। लेसर के परस्पेक्टिव से 90.99 का 11% लेते हैं तो दैट वुड बी 10.01। इंटरेस्ट ऐड करके क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस यानी नेट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बन जाएगा 101। एक साल आगे इसलिए चल पड़ते हैं ताकि हमें करंट और नॉन करंट का आइडिया भी हो जाए। तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था उसी को हम ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमने पेमेंट लेनी है। तो नेक्स्ट हमारी पेमेंट है 38.50 की जो हमें रिसीव होगी और उसके बाद जो नेट बैलेंस बच जाएगा हमारा रिसीवेबल दैट वुड बी 62.50। तो करंट और नॉन करंट के लिए हम एक साल आगे तक की भी शेड्यूल में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये शेड्यूल हम अपने सामने रखते हैं और अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो ये जो 35 की पहली अमाउंट है ये तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। अब नेक्स्ट 12 मंथ में जो हमें अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 38.50 की। इसे हम मैच्योरिटी एनालिसिस में मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेस देन 1 ईयर में हमें जो अमाउंट रिसीव होनी है दैट इज 38.50। 35 ऑलरेडी हो चुकी है, 38.50 ये होनी है। फिर हमें जो अमाउंट रिसीव होनी है वो होनी है 42.35 की ये
और हम रेजिडुअल वैल्यू जो गारंटी मिली हुई है उसको भी हम लीज की पेमेंट कंसीडर करते हैं लेसर के परस्पेक्टिव से, तो 62.35 ये लेंगे, यानी ये दो अमाउंट। जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है इसको सेपरेटली जो है रिकंसिलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। लीज पेमेंट में सिर्फ ये चीजें आएंगी जो हमें लेसी से एक्सपेक्टेड है। टोटल हम कर लेंगे। ये टोटल बेसिकली कहलाता है अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। अब ये डिफरेंट है, यानी लेसी तो ये 20 की अमाउंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने उनसे गारंटी ली हुई है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें 20 लेसी से मिलने हैं। अब रिकंसिलेशन की अगर बात करते हैं तो रिकंसिलेशन में हम स्टार्ट करेंगे इसी अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट से 10.85, और इसमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को भी इंक्लूड कर देंगे, विच इज 30 माइनस 20 जो कि 10 है। तो हमारे पास ये जो टोटल है इसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमने लेनी है, जो कि क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड पर वो होगी 101 की। तो इसको लिख देते हैं। अब जो डिफरेंस है, जो बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास, उसे हम कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। स्टैंडर्ड में डिफाइन भी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को इस तरह किया गया है कि इट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो वो बनेगा 9.85। वैसे इसको पूरा शेड्यूल बनाकर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट ये एक शॉर्टकट है, इससे हमारा टाइम सेव होता है। फिर हम नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की बात करते हैं, तो उसमें जो हमें नॉन करंट एसेट शो होगा वो कितना होगा? नॉन करंट एसेट 62.50 का और करंट एसेट 38.5 का, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टोटल मिलाकर 101 बन जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि हमने लेसर के लिए डिस्क्लोजर नोट्स बनाने हैं, जिसमें हमने मेच्योरिटी एनालिसिस बनाया, रिकंसिलेशन बनाई, और नेट इन्वेस्टमेंट लीज को नॉन करंट और करंट के अंदर जो है वो कह लें कि बाइफरकेट भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फ़हीम लिमिटेड। फ़हीम लिमिटेड लीज्ड आउट अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। The following information is relevant. Carrying value of machinery 2 million है, remaining useful life 20 years, straight line basis पर depreciation, residual value nil. Initial direct cost जो फ़हीम लिमिटेड ने इनकर की हैं वो 12,000 की हैं, लीज टर्म 4 ईयर की है, इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 100,000 का है, और एनुअल रेंटल्स में डिटेल है कि 160,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड ₹320,000 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये एनुअल हैं, यानी हर साल 320,000 पे होंगे। FL's ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2024। आंसर डेवलप करने के लिए हमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डेवलप करना होगा। और 1 जनवरी 2021 हमारी फर्स्ट डेट है। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट की, दैट इज़ 100,000। अब इस टाइम पर अभी कोई पीरियड नहीं गुजरा तो इसको हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो बैंक में रिसीट रिकॉर्ड हो जाएगी, और इसे हम अभी अनअर्न इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इशू हमारी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के इनकर होने का है, क्योंकि ये भी स्टार्ट ऑफ द लीज पर ही हमारी कॉस्ट लग रही होंगी। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को ऑपरेटिंग लीज में
कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जो मशीनरी है उसके अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे 12,000 और इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इशू कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी ओवर लीज टर्म हमने अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करना होगा। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन की जो हमारी एंट्री है वो तो हमारी 31 दिसंबर को रिकॉर्ड होनी है और वो एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी या उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन इसके लिए हमें पहले एक वर्किंग बनानी है। मशीनरी 2 मिलियन की ओवर 20 ईयर्स, तो ये डेप्रिसिएशन बनती है 100,000। लेकिन जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो 12,000 की है और वो ओवर लीज टर्म रिकॉर्ड होगी। दैट वुड बी 3,000। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 103,000। तो हमें ये एनुअल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है अपनी। तो वो भी हम 31 दिसंबर 2021 में रिकॉर्ड करेंगे। और इनकम रिकॉर्ड करने के लिए अब हम देखेंगे कि ईयर एंड पर एक तो हमें 160,000 का रेंटल रिसीव हो रहा है। 100,000 इनिशियल डिपॉजिट के नाम पर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फ्यूचर में हमें 320,000 लास्ट 2 ईयर्स के लिए मिल रहे हैं और फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 160,000। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन बेसिस अप्लाई करनी होती है तो हमें पहले वर्किंग की तरफ चलना चाहिए और हम एक वर्किंग डेवलप करेंगे जिसमें हम एनुअल लीज इनकम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने पहले इनिशियल डिपॉजिट जो है वो रिसीव किया, फिर 2 रेंटल्स जो हैं हमारे वो उनकी अमाउंट डिफरेंट है और फिर लास्ट 2 रेंटल्स की अमाउंट डिफरेंट है। अब फर्स्ट 2 रेंटल्स 160,000 के हैं और नेक्स्ट लास्ट 2 रेंटल्स जो हैं वो 320,000 के हैं। तो हमें जो अमाउंट टोटल रिसीव हुई हैं वो 100,000, 320,000 एंड 640,000 की हैं और इस तरीके से ये टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाती है 1060,000। जो लीज टर्म है हमारे पास दैट इज़ 4 ईयर्स और इस अमाउंट को अगर हम ओवर 4 ईयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल 1060,000 डिवाइड बाय 4 ईयर्स 265,000 पर एनम हमारे पास लीज इनकम आती है जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। सो हमें 31 दिसंबर 2021 को सबसे पहले तो बैंक में जो पैसे रिसीव हुए वो रेंटल के रिसीव हुए 160,000। जो अनअर्न्ड लीज इनकम हमने रिकॉर्ड की हुई है ऑलरेडी 100,000 की वो एडजस्ट हो जाएगी। अब जो हमारी लीज इनकम है वो रेंटल की इनकम वो जो अभी हमने कैलकुलेट की दैट इज़ 265,000। अभी भी हमारी जो डेबिट साइड है वो इक्वल नहीं है क्योंकि हम अनअर्न्ड इनकम को भी एडजस्ट कर रहे हैं और 160,000 की रिसीट भी कर रहे हैं। तो स्टिल ये 260,000 बन रहा है, 265 नहीं बन रहा। तो 5,000 का जो और डिफरेंस है वो हमारे लिए लीज रेंटल रिसीवेबल बन जाएगा। तो 2021 की हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद अगले सालों में ये एंट्रीज ऑलमोस्ट रिपीट होनी है। तो नेक्स्ट ईयर में चलते हैं और जिस तरह से हमने 2021 की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम डेप्रिसिएशन जो है हमारी 2022 के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही होगी। देन हमें लीज इनकम रिकॉर्ड करनी है। अब लीज इनकम वंस अगेन जो हमारी 31 दिसंबर 2022 को बैंक से हमें जो पेमेंट है वो 160,000 की मिल रही है, लेकिन हमें जो इनकम रिकॉर्ड करनी है वो 265,000 की करनी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। जो डिफरेंस है वो हमारा रिसीवेबल बन जाएगा। 2022 की एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम 2023 की तरफ चलते हैं तो सेम डेप्रिसिएशन हमें
रिकॉर्ड कर लेनी है। एंड देन 2023 में भी हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो अब जो हमें रेंटल रिसीव हो रहा है वो थर्ड ईयर में जाकर बढ़ जाना है, 320,000 का रिसीव होना है। और लीज इनकम जो हम बना रहे होंगे दैट वुड बी 265,000। जो डिफरेंस है वो हमारा लीज रेंटल रिसीवेबल अब रिसीव हो जाएगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। पहले ये डेबिट हो रहा था, अब ये क्रेडिट हो जाएगा। 2024 के अंदर भी सिमिलर हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम रिकॉर्ड हो रही होगी। और फिर हमें लीज इनकम रिकॉर्ड करनी है। अब भी जो हमें पैसे लास्ट ईयर में भी रिसीव हो रहे हैं दैट इज़ 320,000। लीज इनकम जो हम रिकॉर्ड करेंगे दैट वुड बी 265,000। और जो डिफरेंस है वो लीज रेंटल एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि जो हमने अनअर्न्ड लीज इनकम 100,000 की क्रेडिट की थी, बाद में वो डेबिट होकर ज़ीरो हो चुकी है। इसी तरह लीज रेंटल जो है वो हमने टोटल 5,000 एंड 105,000, टोटल 110,000 से डेबिट किया था। और फिर 50,000 से ओवर 2 ईयर्स हमने जब उसे क्रेडिट किया तो उसका बैलेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग लीज बाय द लेसर के तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हुए हैं कि लीज इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैसे रिकॉर्ड करना है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैसे ओवर द लीज टर्म रिकग्नाइज करना है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, और लीज रेंटल इनकम में जो पेमेंट का अगर डिफरेंस हो तो उसे अनअर्न्ड या रिसीवेबल के तौर पे कैसे रिफ्लेक्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।